नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं हिस्ट्री का आज एक नया टॉपिक बाबर की उपलब्धियां के बारे में लेकर आया हूं। और बाबर के बारे में मैं कुछ सामान्य जानकारी दूंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि बाबर जो थे, बाबर के बारे में, तो बाबर के जन्म के बारे में देखते हैं क्या क्या इसके बारे में है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाबर जो थे, बाबर आपका जो बाबर है, बाबर का जन्म हुआ था आपका ये जो है 1483 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 1530 ईस्वी में। यानी कि देखते हैं यहाँ हम ये जो बाबर है, यानी देखिए यहाँ कि बाबर का जो जन्म है, जन्म हुआ था आपका 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो एक फरगना नामक जो जगह है, कहाँ हुआ था? फरगना में। कहाँ? तो आपका फरगना में हुआ था। ये जो है फरगना में हुआ था। और पिता का जो नाम था वो क्या था? उमर शेख मिर्जा। यानी कि पिताजी का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा जो फरगना के क्या थे? एक शासक थे। क्या थे? एक शासक थे। उसके बाद देखते हैं तो देखते हैं कि बाबर जो है वह तुर्क वीर यानी कि तुर्क के वे वीर योद्धा थे। उसने बात करते थे कि तैमूर जो है आपका, तैमूर और मंगोल नेता जो थे चंगेज खां। मंगोल नेता कौन थे? चंगेज खां। आपका मंगोल नेता जो थे चंगेज खां, देखिए चंगेज खां का वंशज था। उसके बाद अगर बात करें कि ये पैतृक पक्ष के जो है, पैतृक पक्ष यानी कि पिता के पक्ष से ये आपका तैमूर का 14वां वंशज का था। पिता के पक्ष से तैमूर का जो था वह 14वां वंशज था। और माता कुलतुम निगार बेग, यानी कि यहाँ खनम लिखा हुआ है लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? कुलतुम निगार बेग। क्या हो जाएगा? बेग की ओर से वह 14वां वंशज था। यानी कि इसमें कहा जाए तो अगर बाबर पिता के पक्ष से देखा जाए तो पिता के पक्ष से कितना था? पिता के पक्ष से वो था आपका पांचवा है ना। और माता के पक्ष से बोला जाए तो वह 14वां वंशज था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो देखते हैं कि आपका देखिए ये क्या थे? 14वां वंशज थे। अब देखते हैं, देखिए उसने जो है कुटुम्ब यानी कि तुर्की जाति के जो थे वह चगताई तुर्क, यानी ये बाबर जो थे वह एक चगताई तुर्क थे और चगताई तुर्क विभाग के अंतर्गत था, यानी कि चगताई तुर्क ही थे। बड़े भाई जो थे बाबर के बड़े भाई के नाम क्या थे? अहमद मिर्जा। कहाँ के शासक थे? तो समरकंद के शासक थे। और बुखारा, समरकंद और बुखारा के शासक था। उसके बाद देखिए उसने श्रेयसूर का, उसके अपने ससुर जो है, उसका ससुर का नाम ससुर का नाम क्या थे? यूनुस खां थे। बाबर के ससुर का नाम क्या थे? यूनुस खां थे। और इसके बाद देखिए उसने जो है 16 वर्ष के बाद जो है क्या किया? महमूद खां और अहमद खां से भी उनकी नहीं बनती थी। यानी दोनों से, यानी कि महमूद खां और अहमद खां जो थे, इन दोनों से बाबर को नहीं बनता था। इसके बाद बात करें कि 4 जून 1494 में क्या होते हैं? बाबर के पिता जो थे उमर शेख मिर्जा वह मर जाते हैं। उस समय बाबर की आयु जो है 11 वर्ष थी। और 11 वर्ष की आयु में ही बाबर जो है
गद्दी पर बैठता है। कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठ जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि बाबर की जो आपका दादी थे उनका नाम था एहसान दौलत बेगम था, दादी का नाम। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वह देखिए, बाबर जो थे उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना जो था किया था, और बाबर ने तुर्क वंश की चगताई वंश की स्थापना की थी। ये तुर्क में जो है एक चगताई वंश, उसकी स्थापना भी बाबर ने ही की थी। चलिए नेक्स्ट बात करें तो देखते हैं पेज नंबर 2 में देखिए, बाबर जो थे देखिए समरकंद, ये जो समरकंद है, समरकंद 1496 ईस्वी में जीतकर बाबर ने समरकंद को कब जीता था? तो 1496 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीत लिया, और उससे जीतने के पहले प्रयत्न में असफल रहा। यानी कि समरकंद पर जो है 1496 ईस्वी में बाबर ने आक्रमण किया, लेकिन यह इसको सफलता नहीं मिल पाई, और समरकंद तैमूर का राजधानी था उस समय समरकंद जो था वह तैमूर का राजधानी था। देखिए आगे देखते हैं कि 1497 ईस्वी में फिर क्या करता है, दूसरी बार जो है बाबर ने समरकंद को जीतता है, और 1501 की बात किया जाए तो पुनः समरकंद को छोड़ देता है। यानी कि पहला प्रयास क्या था 1496 में समरकंद जीतने का, लेकिन नहीं, दूसरी बार जो 1497 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण किया तो उस समय समरकंद को जीत लिया था। लेकिन क्या होता है कि 1500 की बात किया जाए, 1501 में जो है समरकंद को क्या करता है, छोड़ देता है, कि वापस दे देता है। उसके बाद पुनः आते हैं 1501 में बाबर ने क्या किया, उसने उज्बेक सरदार जो थे, कौन? शेबानी खां। कौन थे? शेबानी खां थे। उसने बाबर को परास्त किया, और समरकंद जो था, या समरकंद जो है इसे इस समय शेबानी खां के आधिपत्य में था। देखिए मतलब उसको जीतकर उज्बेक नेता जो थे वो शेबानी खां को दे देते हैं, और बाबर ने शेबानी खां को परास्त कर देते हैं, और समरकंद इस समय शेबानी खां के आधिपत्य में था। चलिए देखते हैं, बाबर ने शेबानी खां से अपनी बहन का विवाह, देखिए किसका विवाह करा देते हैं? अपनी बहन का विवाह शेबानी खां ने कुंदूज, है ना, कुंदूज के गवर्नर खुसरो शाह, कुंदूज के गवर्नर जो थे खुसरो शाह को हराया था। आगे बात करते हैं कि अक्टूबर जो है, अक्टूबर आपका 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल को जीता था। 1504 काबुल को कब बाबर ने जीता था? 1504 ईस्वी को जीता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखते हैं आगे, देखिए पंद्रह सौ चार में काबुल को जीता। इसके बाद देखिए क्या होता है कि आपका बाबर जो थे 1507 ईस्वी में क्या करते हैं, 1507 ईस्वी में बाबर ने कंधार, क्या करते हैं, कंधार को जीत लेते हैं, और इसी समय मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर लेते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1507 ईस्वी में जो होता है, 1507 ईस्वी में बाबर ने क्या करता है, किसको जीत लेता है? कंधार को जीत लेता है, कंधार को जीत लेता है, और कंधार को जीतने के बाद ही मिर्जा की उपाधि त्याग देता है। क्या त्याग देता है? मिर्जा की उपाधि त्याग देता है,
और इसने किसका उपाधि धारण कर लेता है, तो बादशाह की उपाधि धारण करता है। किसका उपाधि धारण करता है, बादशाह, बादशाह, बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। किसने, बाबर ने। कब, 1507 ईस्वी में। चलिए देखते हैं 1510 ईस्वी के बारे में। 1510 की बात है तो इसमें क्या होता है कि शिवानी खां जो थे, कौन, शिवानी खां जो थे, उसने क्या किया, मर्व के युद्ध में ईरान के शासक जो थे सफवी इस्माइल द्वारा मारा जाता है। शिवानी खां की मृत्यु कब हो जाती है, तो 1510 ईस्वी में शिवानी खां की मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं तो 1511 में बाबर ने समरकंद, किसको, समरकंद के साथ बुखारा और खुरासान को जीतकर बाबर के चाचा का नाम उलुग खां, देखिए जीत लेता है। और अब बात करते हैं कि बाबर के जो चाचा थे उनका नाम क्या था, तो उलुग बेग। चलिए, बाबर का समरकंद से पराजित होकर हटने के हटने का मुख्य कारण ईरान के शाह के प्रेरणा स्वरूप शिया मत अपनाना था, या शिया मत को अपनाया था। इस कारण से ये जो है समरकंद से बाबर हटा था। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखते हैं कि क्या है, देखिए यहाँ बात करते हैं कि आपका मई 1512 मई 1512 में समरकंद जो थे, समरकंद बाबर के हाथों से पुनः छिन गया। उसके बाद उजबेगों से बाबर ने तुलुगमा, ये देखिए तुलुगमा एक पद्धति है, क्या है, एक पद्धति है, तुलुगमा का प्रयोग करने सीखा था। यानी कि तुलुगमा पद्धति का प्रयोग करने किसने से सीखा था, बाबर ने, तो उजबेगों से सीखा था। बाबर ने उजबेगों से तुलुगमा पद्धति का प्रयोग करने सीखा था। चलिए आगे बात करते हैं कि तुलुगमा जो है सेना का वह भाग था जो सेना के दाहिने और बाएं भाग तुलकनार पर खड़ा रहता था और चक्कर काटकर शत्रु पर पीछे से हमला करता था। यानी दो भाग में इसको बांटकर काम करता था तुलगमा पद्धति में। आगे देखिए, मंगोल और अफगानों से उसने एक और तो सेना को छिपाकर रखने के चाल और दूसरी ओर से प्रलोभन द्वारा शत्रु को पूर्व योजना अनुसार सेना सामग्री से व्यूह की ओर अग्रसर कर उस पर विभिन्न दिशाओं से आक्रमण करने की नीति सीखी थी। देखिए, बाबर ने युद्ध का एक महत्वपूर्ण नीति सीखा था जिसको तुलगमा नीति कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है कि जैसे कोई भी सेना जो था वह कई टुकड़ों में बांट देता था। बांटने के बाद एक सेना को क्या करते थे, आक्रमण करने के लिए बोलते थे, और दूसरा सेना जो था जैसे पीछे से आकर ही उसको मारते थे। तो ये छिपा कर रखते थे सेना को। तो ये नीति जो था उसी को तुलगमा नीति के नाम से जाना जाता था। और ये योजनाबद्ध तरीके से शत्रुओं पर हमला करते थे जिससे वह युद्ध जो है जीत ही जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं अगला पॉइंट का, तो देखते हैं कि अब देखिए यहाँ इसको बात करें तो ये जो है ईरान के शासक जो है ईरानियों से
ईरानियों से क्या सीखे थे? देखिए इसने ईरानियों से इसने बंदूकों का प्रयोग सीखा। अपने सजाती तुर्कों से उसने गतिशील अश्वरोही का सफल संचालन सीखा। इसके बाद देखिए विस्फोटक शास्त्रों का प्रयोग कॉन्स्टेंटिनोपुल्स के तुर्कों से सीखा था। ये विस्फोटक शास्त्र मतलब जो जैसे बम बारूद का प्रयोग जो है इसने सीखा था। इसके बाद देखिए बाबर ने इस कला को ईरानियों से ग्रहण किया था। कौन कला को? देखिए यहाँ विस्फोटक कला को। इसके बाद बात करें कि 1514 और 1514 से लेकर 1519 ईस्वी के बीच में उस्ताद नामक एक तुर्क तोपची, यानी कि बाबर का जो तोपची था, तोपची मतलब जो तोप को चलाने में माहिर थे, तो ये 1514 से लेकर 1519 तक जो थे उनके बीच में उस्ताद नामक एक तुर्क तोपची थे और इसने अपने तोपखाना का अध्यक्ष माने बाबर ने इसको क्या बना दिया? एक तोपखाना का अध्यक्ष बना दिया था। इसके बाद देखिए बाद में क्या होता है, बाद में मुस्तफा नामक एक अन्य तोप विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त की जो भारत में सफलता का एक मुख्य कारण बना। यानी भारत में सफलता का मुख्य कारण क्या था? मुस्तफा नाम का एक तोपची था जिसने तोप के द्वारा भारतीय सैनिकों को परास्त कर दिया और भारत पर विजय प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखते हैं देखिए आगे तकनीकी प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए आगे बात करें कि इसमें आपका पंजाब के सूबेदार जो थे, पंजाब के सूबेदार जो थे दौलत खां लोधी, है ना? कौन थे? पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी पंजाब के सूबेदार कौन थे उस समय? बाबर के आक्रमण के समय दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किए थे। यानी भारत में जो भी विदेशी आक्रमण हुआ है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहता है आपका भारत का ही किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा उसको आक्रमण करने का न्योता देता है या उसको सहयोग करता है, जिस कारण से वह भारत पर आक्रमण करता है। जैसे देखिए बाबर ने पंजाब में जाने से पश्चात क्या किया? राणा संगा ने भी इब्राहिम लोदी के विरोध में बाबर की सहायता देने का आश्वासन दिया। यानी कि 3 लोग मिलके बाबर को आमंत्रित किया था भारत में आक्रमण करने का। इसके बाद देखते हैं कि बाबर जो थे, बाबर ने भारत पर जो सर्वप्रथम आक्रमण किया था वह किया था 1519 ईस्वी में। कहाँ? यूसुफ जाई जाति के विरोध किया
था। ये बजारे, हेरा और खुरासान को जीत लिया। उसके बाद देखिए बाबर ने भारत में जो दूसरा आक्रमण किया था, आक्रमण सितंबर 1515 में किया था। तीसरा आक्रमण जो है बाबर ने कब किया था? तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में किया था। पंजाब में प्रवेश करके सियालकोट, पंजाब में जो सियालकोट है, और सैदपुर को जीता था। यानी ये इनका तीसरा आक्रमण था बाबर का भारत पर आक्रमण में। चौथा आक्रमण कब किया जाता है? तो चौथा आक्रमण करता है 1524 ईस्वी में, तथा लाहौर एवं दीपालपुर को जीत लेता है। जीतकर पंजाब के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। दीपालपुर में दौलत खान ने उसका साथ दिया था। दीपालपुर में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दीपालपुर में बाबर को किसने साथ दिया था? तो दौलत खान ने उसका साथ दिया था। नेक्स्ट बात करें तो देखते हैं कि अगला पॉइंट 24 में दीपालपुर। अगला देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 1522 में जब बाबर ने कंधार के सूबेदार, यानी ये जो कंधार का सूबेदार था, कंधार का सूबेदार मौलाना अबुल वकी ने छलपूर्ण सहयोग से कंधार दुर्ग को जीता। उसके बाद साबेग और आर्गोन, जिसने कंधार को त्याग दिया था, सिंध के शासक बन बैठे और नवंबर 1525 में बाबर भारत को जीतने के उद्देश्य से काबुल चला गया। नेक्स्ट पेज बात करते हैं तो देखते हैं कि बाबर जो थे देखिए यहाँ 1525 हो गया। उसके बाद देखते हैं कि 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में जो है पानीपत जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, कब? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके साथ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बाबर का जो तोपखाना है उसकी युद्ध नीति मुख्यतः तुलागामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। उस पानीपत की योग्यताओं उनके विजय के मुख्य कारण थे, और उसने इस समय विजय से भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। यानी मुगल वंश की नींव कब डाला गया भारत में? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ, यानी 1526 में उस समय बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। इसके बाद बात करते हैं कि खानवा का जो प्रथम युद्ध था, खानवा का युद्ध 16 मार्च और 1527 ईस्वी को बाबर ने राजपूत राजा राणा संगा को पराजित किया था। बाबर ने अपने सेना की व्यूह रचना पानीपत के ढंग पर ही की थी। राजपूतों के विरुद्ध खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय था। देखिए बाबर एक लुटेरा था, वह हर जगह लूट के चले जाते थे, लेकिन ये जब भारत आए ना तो भारत को लूटकर जाने का नहीं सोचा, बल्कि भारत में रहना और भारत में इस्लाम धर्म को फैलाने को सोचा। इसलिए बाबर इस बार जो है जब खानवा का युद्ध हुआ
तो खानवा युद्ध के बाद जो है बाबर जो है भारत में रहने के लिए सोच लिया, रहने को सोचने लगा कि अब जो है भारत में ही रहना है और यहाँ पर शासन करना है। आज थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण से थोड़ा प्रॉब्लम आया है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, और इस तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए।